आपको कहाँ पर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या लेट्स लर्न के ऐप पे भी अवेलेबल हम करा देंगे इसको। ठीक है जी, चलिए शुरू करें कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे, अगर नहीं किया हो तो कमेंट्स में बता देंगे अपने विचार, या आउट ऑफ 30 कितना आपने स्कोर किया ये आप लास्ट में बता के जाएंगे। ये क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था लास्ट सेशन में। इसमें छोटा सा एक करेक्शन है कि जो आपकी ऑफिशियल आंसर की है वो इसमें मतलब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है या तो इसी बार का पूछा हुआ पेपर में, है ना। तो जो ऑफिशियली आंसर सीबीएसई ने माना है वो डिफरेंट है जो हमने डिस्कस किया था। गलत नहीं है बट डिफरेंट है ना। इवन हमारी टीम ने भी जो है मार्क करके हमें यही दे दिया फटाफट से, क्योंकि ज़्यादातर वेबसाइट्स पे सब जगह आपको यही मिलेगा, लेकिन हमें अगेन उसी के साथ चलना होता है जो ऑफिशियल आंसर की मानती है ना। तो इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, मैंने सोचा ये कराना ज़रूरी है, कहीं आप लोग जो है ये गलत दिमाग में लेकर के ना चले जाएं, क्योंकि जो आंसर की में मानना है उनको फाइनल वही मानेंगे वो। ठीक, चलिए समझते हैं, इसको डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद आज के क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। ये प्रीवियस क्लास का पहला क्वेश्चन है, अगर किसी ने ना देखी हो वो देख लीजिएगा सेशन। क्वेश्चन क्या है, एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज ग्रेजुअली इंप्रूव इन चिल्ड्रन हु लीव डेप्राइव्ड सेटिंग्स। यानी एकेडमिक परफॉर्मेंस यानी पढ़ाई लिखाई में जो परफॉर्म कर रहे हैं बच्चे की, मार्क्स से लेकर के उसकी पढ़ने का लेवल से लेकर वो इंक्रीज हो जाएगा, उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज बेहतर हो जाएंगी, धीरे धीरे सोचने समझने सीखने की क्षमता बेहतर हो जाएगी उन बच्चों में जो लीव कर देते हैं या छोड़ देते हैं डेप्राइव्ड सेटिंग्स को। डेप्राइव्ड सेटिंग्स कौन सी है, वंचित परिवेश। वंचित परिवेश जहां सीखने की, खेलने की, जानने की, खाने की, पीने की अच्छे अवसर या अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है, या डेप्राइव्ड मतलब वंचित हैं वो एक नॉर्मल लेवल से भी, चाहे वो पोषण का हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज का हो, चाहे वो अच्छे टीचिंग मेथड्स का ना हो, है ना। तो वंचित परिवेश से निकाल करके बच्चे को अगर हम एक अच्छे एनरिच्ड एनवायरनमेंट में रखते हैं, जहां उसको जिस सब्जेक्ट में दिक्कत है एक्स्ट्रा हेल्प मिल रही है, अच्छे मेथड से पढ़ाया जा रहा है, खाना पीना ठीक है, एक्टिविटीज करने को मिल रही हैं जिससे उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज बेहतर हो रही हैं, तो क्या होगा, बच्चे का जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा, एक अच्छा एनरिच्ड एनवायरनमेंट में बच्चा आएगा तो उसकी सीखने की क्षमता बढ़ जाएगी, उसकी कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज बढ़ जाएंगी। ये बात एकदम सही लग रही है हमें यहां तक। The above argument points primarily towards which of the following debates of development। जनरली हम 4 डिबेट पढ़ते हैं डेवलपमेंट की, एक हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट है, नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। यानी अगर आप अच्छा वातावरण देते हैं तो वातावरण ज्यादा महत्वपूर्ण है ये कहता है, दूसरी तरफ है कि नहीं हेरिडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस डिबेट का तो ये पार्ट है ही, यही हमने डिस्कस किया भी था लास्ट क्लास में। ऐसा नहीं है कि इसका पार्ट नहीं है, ये लार्ज डिबेट है जिसको हम कहते हैं कि है तो एनवायरनमेंट का ही अंतर, लेकिन इसमें भी एक स्पेसिफिक डिटेल है जो यहाँ आएगी। दूसरा हम पढ़ते हैं जो है आपका कि अर्ली चाइल्डहुड का ज्यादा असर होता है कि बाद का, अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस का आप पे ज्यादा प्रभाव होता है कि बाद वाले, तो अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस का प्रभाव ज्यादा होता है, ज्यादातर लोग ये मानते हैं। कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी की एक डिबेट है कि डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस है या फिर डिसकॉन्टिन्यूअस है, जैसे प्याजे बताते हैं स्टेजेस में टूट करके चलता है, बाकी लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूअस है, या वाइगॉट्स्की कहेंगे कॉन्टिन्यूअस है ना, कि एक स्लोप पे चढ़ने जैसा है ना कि सीढ़ी चढ़ने जैसा है। सीढ़ी चढ़ना मतलब डिसकॉन्टिन्यूअस या अनिरंतर। ये डिबेट्स हो गई आपकी जो डेवलपमेंटल डिबेट्स हैं। ठीक, फिर हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की डिबेट तो है ही। एक और आपकी डिबेट है जो जिसको हम जनरली डेवलपमेंट की तरफ नहीं देखते थे, लेकिन इन्होंने जिस तरह से पूछा है और जो आंसर मार्क किया है इसको हम लर्निंग के पर्सपेक्टिव में देखते थे। तो इसका जो ऑफिशियल आंसर है वो है एंटिटी वर्सेस इंक्रीमेंटल व्यू। अब ये इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ लर्निंग हम जनरली इसको देखते हुए आए, ना कि डेवलपमेंट की डिबेट में हम इसको पढ़ते हैं, क्योंकि अगर डेवलपमेंट की डिबेट में पढ़ेंगे तो ये इसी के अंदर आ जाएगा, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो हमने मार्क किया है वो गलत नहीं है, लेकिन ये टू बी प्रिसाइज उन्होंने फॉलो किया है एंटिटी वर्सेस इंक्रीमेंटल व्यू को, है ना, और यही ऑफिशियल आंसर भी है। तो जो सीबीएसई मानता है आपको उसके साथ जाना पड़ता है, और गलत नहीं कह सकते उसको हम पूरी तरह से, है ना। इट इज लाइक कि अगर आपसे एग्जैक्ट पूछा है तो आप एग्जैक्ट ही जवाब देंगे। फिर से इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए डिफरेंशिएशन वर्सेस इंटीग्रेशन तो यहां होने से रहा, है ना, कि पहले आप ड्राइंग सीख रहे हैं, पेंटिंग सीख रहे हैं, फिर पूरी बॉडी को भी साथ में यूज करना सीख रहे हैं, है ना। वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है कि इंटीग्रेशन मतलब एक यूनिट के रूप में बॉडी को आप यूज करना सीख रहे हैं या विकास की प्रक्रिया में शामिल कर रहे हैं, और डिफरेंशिएशन है कोई एक स्पेसिफिक एक्टिविटी आप कर रहे हैं। ठीक, अगर हम बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी की, तो वो भी ये बात नहीं है। यहाँ पे 2 ही ऑप्शन बचते हैं कि जब आपने एक बच्चे को उसकी अकादमिक प्रदर्शन या उसकी एकेडमिक एबिलिटी बेहतर हो जा रही है, यदि आप एक डेप्राइव्ड या खराब जगह से निकाल करके उसको अच्छे एनवायरनमेंट में डाल देते हैं, नर्चरिंग या नरिशिंग एनवायरनमेंट में डाल देते हैं, कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट में डाल देते हैं, ये बात सही है बिल्कुल। ये क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, तो ये बात एकदम क्लियर है। द अबव आर्गुमेंट पॉइंट्स टुवर्ड्स। अब ये जो डिबेट है कि एंटिटी वर्सेस इंक्रीमेंटल, मतलब ये फिक्स नहीं मान रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि बच्चे की क्षमता यदि फिक्स होती, यदि हेरिडिटी ही डिसाइड कर रही होती तो फिर तो एनवायरनमेंट सही देने से कुछ हो नहीं पाता, ठीक है ना। तो ये
एबिलिटी का यानी क्षमता का इंक्रीमेंटल वर्सेस एंटिटी व्यू है। एंटिटी व्यू होता है स्थिर मानना, फिक्स्ड मानना कि एक एंटिटी है, एक सिंगल एंटिटी है, आपकी जो क्षमता है वो सिंगल एंटिटी के रूप में काम करती है। इसमें वो लगाया नहीं होगा, एनीवे तो सिंगल एंटिटी है, फिक्स्ड है, अगर मैं कहूं फिक्स्ड है। और अगर हम बात करते हैं इंक्रीमेंटल की, तो दूसरी तरफ कहा जाता है कि आप क्षमता को बढ़ा सकते हैं यदि आप सीखते जाएं, तो इंक्रीमेंटल है। तो ये वही बात हो रही है कि अगर फिक्स्ड मान लिया होता तो फिर तो एनवायरमेंट बदल लो, कुछ नहीं होता, क्योंकि इन्होंने तो फिक्स मान लिया कि हेरिडिटी या किसी भी एक रीजन से फिक्स्ड है जो एबिलिटी है। लेकिन यहां पे इंक्रीमेंट हो रहा है, लर्निंग की एबिलिटी बेहतर हो रही है। इसको लार्जली अगर आप देखेंगे तो ये हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट जैसा ही दिखेगा, लेकिन हमें स्पेसिफिक चूज करना है, और जो ऑफिशियली आपका सीबीएसई ने माना भी है। तो ये इसमें ये बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस था, है ना। वो चाहते तो इसको मान सकते थे सेकंड को, कोई बहुत गलत नहीं होगा सेकंड को मानना अभी भी, ठीक है। तो ये एक बात है कि ए के साथ आप जाइएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा जो पिछली बार हमने डिस्कशन किया था। बात सही है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखते हैं आप लोग 30 क्वेश्चन में कितना अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं, या फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बेहतर हो पाती है। क्वेश्चन नंबर 1 है द फिजिकल चेंजेस ओवर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस बोथ दोज विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड एंड इंटरनल चेंजेस आर नोन एज। यानी बचपन और किशोरावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन, चाहे वे बाहरी रूप से दिखाई देने वाले हो या आंतरिक परिवर्तन हो, निम्नलिखित में से किस नाम से जाने जाएंगे। शारीरिक परिवर्तनों की बात हो रही है, ध्यान से जवाब दीजिएगा, पोल में आप आंसर कर सकते हैं। फोर्टी 41% लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं, मैचुरेशन। देखिएगा, द फिजिकल चेंजेस ओवर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस बोथ दोज विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड एंड इंटरनल चेंजेस आर नोन एज। यानी बचपन और किशोरावस्था में होने वाले के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन, शरीर यानी आपकी हाइट वेट का बढ़ना हो सकता है, चाहे वे बाहरी रूप से हो, जैसे हाइट जो है बाहरी रूप से दिख जाएगी, वेट चेंजेस पता लग जाएंगे, या फिर आंतरिक परिवर्तन हो। ये किस नामों से जानेंगे हम इनको। तो इसका जवाब जो है सब गलत दे रहे हैं, इसका जवाब है ग्रोथ यानी वृद्धि। क्या है? वृद्धि। हिंदी की साइड इसमें गड़बड़ है, इसलिए आप जो है इसको, मैं समझ सकती हूँ कि आपने हिंदी वालों ने इसमें जवाब दिया होगा, ये ट्रांसलेशन में गड़बड़ है। वृद्धि इसका सही जवाब है, ना कि मैचुरेशन। ये एक बार को मन देखो, लर्निंग तो एफर्ट प्लस प्रैक्टिस है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको बाहरी चेंजेस दिखें, है ना। एक्सपीरियंस के बेसिस पे रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन योर बिहेवियर, आपके व्यवहार में आपने साइकिल चलाना सीखा, आपने इंग्लिश बोलना सीखा, लर्निंग का पार्ट है, एफर्ट और प्रैक्टिस करके, ठीक। लेकिन वही बात जब हम मैचुरेशन की कर रहे हैं तो ये बायोलॉजिकल है, जो आपकी अनफोल्डिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी समय के साथ जो क्षमताएं अनफोल्ड हो रही हैं, आपके दांत निकल रहे हैं, आपकी टांगों में जान आ रही है ना, ये मैचुरेशन है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। लेकिन इसमें सिर्फ शारीरिक परिवर्तन आएंगे ये कहना गलत होगा। आपकी रेडीनेस टू लर्न, यानी सीखने के लिए आप तत्पर हैं कि नहीं है, वो मेंटली भी होगा कि 5 साल के बच्चे को आप 10वीं क्लास का सिलेबस नहीं सिखा सकते क्योंकि वो उसके लिए मैच्योर नहीं है। तो यहां बात सिर्फ शारीरिक परिवर्तन की हुई है। मैच्योरिटी सिर्फ शारीरिक परिवर्तन नहीं होती, है ना, उसमें मानसिक एस्पेक्ट भी है, उसमें जो आपकी रेडीनेस टू लर्न है, चीजों को सीखने के लिए तत्परता, अब वो शारीरिक हो सकती है, वो मानसिक हो सकती है, वो इवन सामाजिक भी हो सकती है, ठीक है ना। तो यहां अगर अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि ऐसे कैसे, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस में आपको पता है फिजिकल डेवलपमेंट हो रहे, फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं बहुत सारे, बोथ दोज विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड, यानी बाहर से भी आप देख सकते हैं, जैसे हाइट और वेट का बढ़ना या घटना। हाइट तो नहीं घटेगी, बढ़ेगी ही। इंटरनल चेंजेस आर ऑल्सो। अब इंटरनल चेंजेस को कई लोग कहेंगे ये तो कैसे मापे जाएंगे, क्वांटिटेटिव थोड़ी होते हैं। भाई आपके हार्ट का साइज मेजर किया जा सकता है, आपके लिवर का साइज मेजर किया जा सकता है, ऐसा थोड़ी नहीं है पॉसिबिलिटी। तो इंटरनल ऑर्गन्स को नहीं क्या मेजर कर सकते, हम कर सकते हैं, वो भी तो ग्रोथ का ही पार्ट है। भाई क्वांटिटेटिव तो है ही ना, वो भी मात्रात्मक तो है ही। तो आप इसमें ये मत कहिए कि ये ग्रोथ नहीं हो सकता। इंटरनल चेंजेस जो हो रहे हैं, फिजिकल शारीरिक परिवर्तनों की बात हो रही है ना, फिजिकल चेंजेस, तो जो आपके शरीर के अंदर वाले जो अंग हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनको भी तो, उनका भी वेट भी मेजर कर सकते हो, वेट भी माप सकते हो। आपकी क्या आपके आंतों की लंबाई नहीं मापी जा सकती? मापी जा सकती है। तो इंटरनल ऑर्गन्स में भी जो शारीरिक परिवर्तन है वो ग्रोथ का ही पार्ट है। तो इसका सही जवाब जो है वो ग्रोथ होगा, इसमें कोई भी दो राय है नहीं।
ठीक, क्लियर है बात? क्योंकि हमसे स्पेसिफिकली पूछा है कि वो वाले परिवर्तन जो आउटसाइड और इंटरनल फिजिकल चेंजेस की सिर्फ बात हुई है। अगर ग्रोथ नहीं होता तब हम डेवलपमेंट के साथ जाते, क्योंकि सिर्फ फिजिकल चेंजेस की बात हुई है, इसलिए हम वृद्धि के साथ जा रहे हैं। ठीक है ना? चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या कहता है। अजर्शन है और रीजन है, इस तरह के 5-6 सवाल कम से कम आते हैं पेपर में अब, जब से पेपर ऑनलाइन हुआ है 2020 के समय से, और अब तक हर बार आते हैं। ठीक है ना? तो अजर्शन या एक स्टेटमेंट है, क्या है, टीचर्स शुड फॉलो स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम, पेडागोजी एंड मेथड्स ऑफ असेसमेंट। यानी शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या कहिए आप, करिकुलम लिखा है क्योंकि करिकुलम में सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं, और करिकुलम का जस्ट पार्ट है सिलेबस, जिसमें आपके चैप्टर्स आप पढ़ते हैं। तो ये पाठ्यचर्या होगा हिंदी में, क्योंकि करिकुलम लिखा है, पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस होगा। शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना चाहिए। पेडागोजी एंड मेथड्स ऑफ असेसमेंट, टीचर को ये सब फॉलो करने चाहिए। कैसे? स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम, सबके लिए एक जैसी एक्टिविटीज, एक जैसे मेथड्स। ये गलत होगा। स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स को हम अच्छा नहीं मानते, ये वर्ड अपने आप में नेगेटिव है ना? जब हम कीवर्ड डिस्कस करेंगे तब हम इसकी बात करेंगे, है ना, कि ये जो है नेगेटिवली यूज होता है। स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब है यूनिफॉर्म, इंस्ट्रक्शन का मतलब है सबके लिए सेम। तो सबके लिए सेम कपड़ों में ठीक है कि अमीर गरीब का फर्क नहीं होगा, या बच्चे को ज्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा अगर सेम यूनिफॉर्म पहन के आ रहा है, लेकिन पढ़ाने के तरीकों में यूनिफॉर्मिटी या स्टैंडर्डाइज्ड होना, यानी सबके लिए एक जैसा होना सही नहीं है। क्योंकि आपकी क्लास में एक ऐसा भी बच्चा होगा जो धीमे सीखता होगा, एक ऐसा बच्चा होगा जो देख के सीखता होगा, एक ऐसा बच्चा होगा जो सुन के ज्यादा अच्छा सीखता होगा, एक ऐसा बच्चा होगा जो एक्टिविटी करके सीखता होगा। लेकिन अगर आप सबको एक ही मेथड से पढ़ा देंगे, स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम मतलब, देखिए सिर्फ सिलेबस की बात नहीं हो रही है, चैप्टर सबके लिए सेम हो सकते हैं। उनको पढ़ाने का तरीका, एक्टिविटी कराने का तरीका, किसी स्कूल में कुछ होता है, किसी स्कूल में सुबह प्रेयर कोई और होती है, दूसरे में कुछ और होती है ना, छुट्टी के टाइम पे कुछ और होता है, गेम्स अलग खिलाए जाते हैं। तो करिकुलम में सारी एक्टिविटीज आती हैं, आपकी प्रेयर से लेके जो भी करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो रही हैं। तो इसमें सिर्फ सिलेबस नहीं है कि सिलेबस सबके लिए अलग अलग बना दो, नहीं, सिलेबस अलग बनाने की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है सारी ही एक्टिविटीज के लिए। तो टीचिंग मेथड्स और एक्टिविटीज डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं, सबके लिए स्टैंडर्डाइज्ड या सेम रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे स्टैंडर्डाइज का मतलब है सबके लिए सेम, जो कि सही तरीका नहीं है। फिर हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को काउंट नहीं कर पाएंगे, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं, एक बच्चे को किसी चीज में इंटरेस्ट है, दूसरे को किसी और में, तीसरी किसी और में इंटरेस्ट है या रुचि है, और चौथा है जो कुछ और काम अच्छा कर सकता है। एक बच्चा साइंटिस्ट बन सकता था, उसको भी सेम पढ़ा दिया आपने, सेम मेथड से पढ़ा दिया। एक बच्चा स्पोर्ट्स में जा सकता था, लेकिन आप तो सेम ही एक्टिविटी करा रहे हैं सबको, तो वो गलत हो जाएगा। रीजन क्या है इसका? एजुकेशनल सिस्टम्स शुड इग्नोर एंड डिसमिस इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग द चिल्ड्रन। जो एजुकेशनल सिस्टम है, शैक्षणिक प्रणालियां हैं, उनको बच्चों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को या व्यक्तिगत अंतरों को, मतभेद भी कहना उतना सही शब्द नहीं होगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को इग्नोर कर देना चाहिए और बच्चों को बना देना चाहिए रोबोट, क्योंकि वो कह रहे हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को डिसमिस ही कर दो। अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है डिसमिस हो जाएंगे तो क्या होगा? हम सब रोबोट्स बन जाएंगे, और ह्यूमंस रोबोट्स नहीं है। हमारे सबके इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, नजरिया, यानी हमारी रुचि, हमारी क्षमता सब अलग अलग होती हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने ही चाहिए, नहीं तो हम रोबोटिक बन जाएंगे, ठीक है, चिट्टी रोबोट बन जाएंगे। तो दोनों जो हैं ये गलत हैं। ए इज ट्रू नहीं, बोथ ए एंड आर फॉल्स। 67% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की आप बात कर सकते हो, लेकिन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की भी यही प्रॉब्लम होती है कि वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को काउंट नहीं कर पाता, कि वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान नहीं रख पाता। सबके लिए सीटेट आपके लिए थोड़ी अलग से बनाएंगे, वो इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान कैसे रखा जाएगा? वो तो स्टैंडर्डाइज मतलब सबके लिए, एक बड़ी पॉपुलेशन के लिए बना दिया गया। तो इसके अपने फायदे नुकसान है, लेकिन स्टैंडर्डाइज करिकुलम या स्टैंडर्डाइज मेथड्स नहीं होने चाहिए। समझ रहे हो बात को? वो बहुत भले की बात नहीं है बच्चे की, क्योंकि आप सभी बच्चों का ध्यान वहां नहीं रख पाएंगे, वो सबके लिए एक जैसा है। तो यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन या स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन की जगह आपको क्या चाहिए? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन चाहिए। डिफरेंशिएटेड क्या होता है? विभेदी अनुदेशन, आगे चल करके बात करेंगे। अलग अलग मेथड्स अलग अलग बच्चों के लिए, टेलर मेड मेथड्स या अप्रोचेस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फटाक से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिव्या इज शोन 3 पेन्स एंड शी ऑब्जर्व्स दैट पेन ए इज लॉन्गर देन पेन बी एंड पेन बी इज लॉन्गर देन पेन सी। व्हेन दिव्या इन्फर्स दैट A is a longer pen than C. Which characteristic of Jean Piaget's cognitive development is she demonstrating? ये जमानों भर से हम पढ़ते आ रहे हैं पियाजे की थियरी में, A बड़ा है B से, B बड़ा है C से, तो A बड़ा हो गया A B दोनों से, A B C दोनों से, है ना, कि भाई अगर राहुल की हाइट हिमांशी से ज्यादा है और हिमांशी की हाइट किससे ज्यादा है? कोई और व्यक्ति है निशा, उससे ज्यादा है, तो सबसे लंबा कौन हो गया? यहाँ राहुल हो गया, क्योंकि A इज ग्रेटर देन B और B इज ग्रेटर देन C, तो A इज टॉलेस्ट है फिर A। समझ रहे हो? अभी इसको बोर्ड पे समझेंगे, कोई बात नहीं। A ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग, ये सीरियशन में आएगा, शर्म तो नहीं आ रही आप लोगों को? कोई बात नहीं,
मत 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 करो, कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी सीख रहे हो ये मान लेते हैं हम। ठीक, तो दिव्या को मतलब गलत है ये जो जवाब आप कूद कूद के दे रहे हैं 47% लोग, फर्स्ट ऑप्शन ये गलत है ना। सिर्फ जवाब देने में फोकस नहीं करना, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, तभी मैं इतना बोल बोल के आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं। दिव्या को 3 पेन दिखाए गए और वह अवलोकन करती है कि पेन ए पेन बी से लंबा है और पेन बी जो है वो पेन सी से लंबा है। जब दिव्या ने अनुमान लगाया कि ए सी से लंबा पेन है, तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी स्तर पे? सीरिएशन होता है कि आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना आना चाहिए, घटते और बढ़ते क्रम में लगाना आता है, उसको हम असेंडिंग डिसेंडिंग में, उसको सीरिएशन कहते हैं। कि आपने स्कूल की असेंबली में या प्रेयर में सबसे छोटे बच्चे को आगे खड़ा किया, फिर उससे बड़ी हाइट का बच्चा, फिर उससे बड़ी हाइट का बच्चा, तो हम कह रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर है, बढ़ते क्रम में, जिसको अपवर्ती कहते थे। डिसेंडिंग ऑर्डर इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, सबसे बड़ी हाइट वाले को आगे लगाया, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये सीरिएशन है। और ये बहुत छोटी उम्र में आ जाता है, 2 से 7 वर्ष में ही। ठीक है, नहीं कहां आता है बताना बाद में, आराम से तसल्ली से बताना, समय मिलेगा आपको, ठीक है ना। ये कॉन्क्रीट में आएगा 7 से 11 में, शुरुआत तो यही हो जाएगी, लेकिन जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, जो एज डिफाइंड है, वो 7 से 11 है। ठीक है, सीसीएस की हम बात करते हैं कि ये 3 चीजें आ जाती हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। ये नहीं है, ये कंजर्वेशन भी नहीं है कि वॉल्यूम और शेप और साइज के बदलने से वॉल्यूम सेम रहता है, यानी एक 500 ml पानी है, चाहे बॉटल में डालो, ड्रम में डालो, है ना, नीली बाल्टी में डालो, जिसमें डालो वो 500 ml ही रहेगा, ये कंजर्वेशन है। तो वो भी नहीं है। ये ट्रांजिटिव थॉट है। ये कितने लोग सही जवाब दे पा रहे हैं देखना एक बार, थर्ड ऑप्शन 15, बस 15%। वाओ, एनीवे चलो आएंगे भाई इस पे भी। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग तो नहीं लग रही है इसमें। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग इकोनॉमिक्स में या हायर लेवल साइंटिफिक थिंकिंग में, यानी जो सामने नहीं है उस पे आप इमेजिन करके, परिकल्पना करके, तब आप पहुंच पा रहे हैं किसी एक उत्तर तक। देखिए ये ट्रांजिटिव थॉट है, जो कहां आता है, 7 से 11 वर्ष में ही आता है। ट्रांजिटिव या ट्रांजिटिविटी बोल देते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पियाजे की 4 अवस्थाएं, इतना तो आप जानते हैं, है ना। ये ट्रांजिटिव थॉट कहलाता है, या ट्रांजिटिविटी भी बोल देते हैं इसको कई लोग। चलिए समझ लेते हैं कहानी क्या है, आप इतने क्यों परेशान हैं। देखिए ट्रांजिटिविटी या सकर्मक थॉट, ये रिलेशन दर्शाता है 2 चीजों के बारे में। ट्रांजिटिविटी या सकर्मकता, जो आप कहना चाहें, सकर्मक विचार, ठीक है। ट्रांजिटिविटी सिंपल है कि ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी। तो क्या हम नहीं कह सकते कि ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी बोथ, या ए इज द टॉलेस्ट, ये नहीं कह सकते। ए इज द टॉलेस्ट, कि ए बड़ा है बी से, या ए इज टॉलर देन बी, बी इज टॉलर देन सी, तो ए इज द टॉलेस्ट। यानी जब ए ऑलरेडी बड़ा था बी से और बी बड़ा है सी से, तो सिंपल बात है, सबसे बड़ा कौन हुआ, ए हुआ। ये जो रिलेशन है इसको ट्रांजिटिविटी कहते हैं, है ना। ये क्या कहते हैं भाई, ठीक है जमीन, ट्रांजिटिविटी कहते हैं इसको। सकर्मकता कहते हैं कि 2 चीजों के बीच में रिलेशन जो है बच्चा जान पा रहा है, लॉजिक आने पे ही होता है। और ये कब होगा, देखो ट्रांसडक्टिव थॉट अलग है, वो इलॉजिकल थॉट है कि चांद को देखा और उसे लगा कि मेरी बॉल भी चांद जैसी है, दोनों गोल हैं। वो इलॉजिकल इलरेशनल थिंकिंग है 2 से 7 वर्ष में, उसकी बात नहीं हो रही है। इसमें तो लॉजिक आ गया है, इंडक्टिव लॉजिक आ गया है। तो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का पार्ट है, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पियाजे की तीसरी अवस्था जो है, जहां लॉजिक पहली बार इंडक्टिव चीजों को लेकर के आता है 7 से 11 वर्ष की अवस्था में। बात सही है ना। ये पियाजे की 4 स्टेजेस तो पता है आपको, एस पी सी एफ। सेंसरी मोटर जन्म से 2 वर्ष, प्री ऑपरेशनल 2 से 7, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11, और 11 से 15 या 11 एंड अबव फॉर्मल ऑपरेशनल। इसमें हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आती है, ठीक है बात, कि थिंकिंग अबाउट थिंकिंग जो है आपकी वो फॉर्मल में लगेगी। ये 7 से 11 में जो है 3 चीजें आती हैं, मैं आपको बता दूं, जो मुख्य 3 चीजें हैं, आती तो बहुत चीजें हैं। सीसीएस से मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता के चलती हूं। कंजर्वेशन आ जाता है, संरक्षण, के वॉल्यूम चेंज नहीं होता, क्वांटिटी चेंज नहीं होती शेप और साइज के बदलने से। अगर 500 ml दूध है या 1 लीटर दूध है, तो वो 2 पैकेट में रख दो आप उसको, चाहे 1 पैकेट में ले लो 1 लीटर वाले, रहेगा सेम ही। शेप साइज चेंज हुआ है, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। दिस इज कंजर्वेशन या संरक्षण। इसके अलावा होता है आपका क्लासिफिकेशन, कि बच्चा क्लासिफाई करना सीख जाएगा, कि एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे बांटना सीख जाएगा, कि भाई ये आपका ट्रायंगल है, ये आपका सर्कल है, ये आपका स्क्वायर है, तो सबको अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे बांटना वर्गीकरण है। ये भी 7 से 11 वर्ष में ही आएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में।
फिर आता है आपका सीरिएशन, जिसकी हम बात शुरुआत में कर रहे थे। सीरिएशन जिसको आप कह रहे थे कि ये सही है, क्रमीकरण है, ये सिंपल क्रम में लगाना है। यहां क्रम में लगाने की बात नहीं हुई है, यहां 3 चीजों में रिलेशन ढूंढने की बात हुई है, जो ट्रांजिटिविटी यहीं पे आती है 7 से 11 वर्ष में, ठीक है ना। तो सीरिएशन तो घटते और बढ़ते क्रम में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना आपको आता है, वो सीरिएशन है, ठीक। तो ये 3 चीजें 7 से 11 में आ जाती हैं, और प्लस आपकी ट्रांजिटिविटी भी आ जाती है, सकर्मकता, यानी चीजों के बीच में रिलेशन ढूंढ पाना। ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, देन ए इज द ग्रेटेस्ट, ठीक है। गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ए हो गया है यहाँ पे, मजाक कर रही हूं, यहाँ पे सिंपल मतलब है 2 चीजों के बीच में जो है रिलेशन। इतनी बात क्लियर है। निशा अभी नहीं है, निशा को बुलाएंगे 1-2 दिन में। दिव्या इज शोन 3 पेन्स, ठीक है। 3 पेन के बीच में क्या रिलेशन है, कौन सा लॉन्गेस्ट है ना, ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक, कहाँ कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये ट्रांजिटिव थॉट है बच्चे का, ये 2 चीजों के बीच में वो रिलेशन शो कर पा रहा है। थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। तो ऐसी गलतियां मत करो, अगर प्याजे से भी सवाल गलत करोगे तो क्या होगा, है कलयुग फिर तो आ ही चुका है। एनीवे, धीरे धीरे सही भी करने लग जाओगे, डोंट वरी। जवाब दो फटाफट, धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगी भाई, अगर वीक है तो। क्वेश्चन नंबर 4, द चाइल्ड बिगिंस टू फॉर्म कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिकल एंड सोशल रियलिटी, दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। इसमें भी आप पक्का गलती करोगे, पक्का पक्का 200% गलती करेंगे आप। 45% लोग गलत जवाब दे रहे हैं, 45% लोग गलत जवाब दे रहे हैं। मैं चेक कर लेती हूँ बाकी किसी ने भी सही जवाब दिया भी है कि नहीं। बुरे हालात हैं इसमें तो, आप ढह गए एकदम ये वाला सवाल में। तो सिर्फ 31% लोग हैं जो सही जवाब दे रहे हैं, 70% लोग गलत ही जवाब दे रहे हैं, क्योंकि आप ना शब्द रट ले रहे हैं। आपका ध्यान है टर्म्स का रट्टा कितनी जल्दी लगाऊं मैं, है ना, कीवर्ड से कितनी जल्दी याद करूं, टैग वर्ड से कितनी जल्दी याद करूं। जबकि क्वेश्चन को पढ़ के अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो कीवर्ड टैग वर्ड आपको तब हेल्प करेंगे जब आपने इनफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी गेन कर ली होगी। नहीं तो आपके लिए उल्टा पड़ जाएगा, जिसको हम कहते हैं डबल एज्ड स्वॉर्ड, यानी 2-धारी तलवार जैसा बन जाएगा अगर आपने सिर्फ कीवर्ड्स को रट लिया तो। समझ रहे हो? देखो एक बार समझते हैं। बच्चा देखो, इसका जवाब मैं आपको बता देती हूँ, इसका जवाब सेकंड है, ये 4th नहीं है जिसपे आप लगे पड़े। सिर्फ 21 या 26% लोग ही इसका सही जवाब दे रहे हैं। अब समझ लेते हैं कि क्यों है इसका जवाब बी। देखिएगा, द चाइल्ड बिगिंस टू फॉर्म कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिकल एंड सोशल रियलिटी। फिजिकल रियलिटी क्या होती है भाई? भौतिक वास्तविकता, हवा, पानी, जल, वायु, आकाश, जो भी ये वो फिजिकल चेंजेस वाली जो चीजें हैं या क्लाइमेट से रिलेटेड चेंजेस हैं, वो फिजिकल रियलिटी में आ गई। सामाजिक रियलिटी कहाँ है? लोग, यानी समाज, आपके आसपास के लोग। आप दूध लेने जाते हैं सुबह, वो दूध वाले भैया, जिम जा रहे हैं तो वहां लोग मिल रहे हैं, है ना, पेपर देने जा रहे हैं तो लोग मिल रहे हैं, आपके क्लासमेट्स, आपके यार दोस्त, आपका समाज, सो कॉल्ड 4 लोग क्या कहेंगे, वो सब सोशल रियलिटी का पार्ट है। फिजिकल रियलिटी क्या है? भूकंप आ जाए 2 मिनट में सोशल रियलिटी ढेर, मतलब कुछ भी क्लाइमेट से रिलेटेड अगर कोई भी चीज है ना, AQI दिल्ली का बर्बाद है एकदम, हर दिन एक बार ये ख्याल आ जाता है कि दिल्ली छोड़ दी जाए, है ना, फिर समझा लिया जाता है कोई बात नहीं, देखते हैं, करेंगे कुछ, शायद कोई सुधार आए। तो ये फिजिकल रियलिटी का पार्ट है, भौतिक एस्पेक्ट या भौतिक पहलू, है ना। सोशल रियलिटी जिसमें लोग हैं। तो आपका द चाइल्ड बिगिंस टू फॉर्म कॉन्सेप्ट्स ऑफ, सवाल पढ़िए ध्यान से, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिकल रियलिटी या सोशल रियलिटी नहीं बना रहा है बच्चा, इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स को बना रहा है। और कॉन्सेप्ट्स कहां बनते हैं सरकार? दिमाग में बनते हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट कहां होता है? आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर, या बौद्धिक विकास के अंदर, या संज्ञानात्मक विकास के अंदर। ये बात मैंने जितनी बार आज तक डेवलपमेंट पढ़ाया होगा, और आपने पढ़ा होगा मेरे साथ तसल्ली से, चाहे वो ऐप पे पढ़ा हो, करियरवेल ऐप पे, चाहे यूट्यूब पे पढ़ा हो, मैंने आपको ये बात बताई है कि कॉन्सेप्ट्स का निर्माण या संप्रत्तियों का निर्माण दिमाग में होता है ना। मेरे दिमाग में प्याजे की थियरी है, या प्याजे की थियरी को मैं समझती हूं तो कहां समझती हूं? हाथों में समझती हूं। हाथों में तो मैं प्रदर्शन करके दिखाऊंगी, अगर कोई एग्जांपल बता भी रही हूं, कोई पिक्चर दिखा भी रही हूं, है तो वो दिमाग में ना। कॉन्सेप्ट्स कहां बनते हैं? उंगलियों पे, दिमाग में बनते हैं। उंगलियों की सहायता ले सकते हो, एग्जाम्पल्स की सहायता ले सकते हो, टीचिंग लर्निंग मटीरियल की सहायता ले सकते हो, पिक्चर्स की सहायता ले सकते हो, बनेगा कॉन्सेप्ट दिमाग में। और दिमाग के विकास को क्या कहते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का दूसरा नाम क्या है? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसको बौद्धिक या मेंटल डेवलपमेंट भी कह सकते हो, मानसिक विकास। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिकल एंड सोशल रियलिटी है, दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 4 लोग क्या कहेंगे? दिमाग में है आपके, वो जब कहेंगे तब कहेंगे। अब ये जो कॉन्सेप्ट है समाज का, या शादी में जाएंगे तो एक तरह के कपड़े पहनेंगे, और मैयत में जाएंगे तो एक तरह के कपड़े पहनेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं कहां? दिमाग में तो स्टोर्ड है।
बाहर तो जो है ही, तो इनका कॉन्सेप्ट कहाँ है, दिमाग में है। तो इसका जो सही जवाब है वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछा जा रहा फिजिकल एनवायरमेंट का क्या करोगे, फिर उसको सोशल में कैसे डालोगे। भाई हवा पानी थोड़ी ना सोशल डेवलपमेंट सोशल एनवायरमेंट का पार्ट है, वो तो फिजिकल एनवायरमेंट का पार्ट है। एनवायरमेंट आपका दो तरीके का होता है, हम एनवायरमेंट में बात भी करते हैं, आज भी हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट पढ़ते समय हम ये चर्चा कर रहे थे बैच में, कि एक आपका सोशियो इमोशनल एस्पेक्ट है एनवायरमेंट का, कि जिसमें आपका समाज और आपके इमोशंस रोल प्ले करते हैं। दूसरा एनवायरमेंट का पार्ट है, टाइप है, जिसको हम फिजिकल एनवायरमेंट कह रहे हैं, जो क्लाइमेट से या आपकी जलवायु से संबंधित है, सर्दी गर्मी पॉल्यूशन फलाना ढिमका, ये सब कहाँ आप रहते हैं, मौसम, ये सब जो है आपके फिजिकल एनवायरमेंट में आएंगे। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट से इसका कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि इस शरीर की हाइट वाइट की बात नहीं हो रही यहाँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इतना हल्का सा क्वेश्चन था और आप बिल्कुल चारों खाने जिसको बोलते हैं वो स्थिति बन गई आपकी, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल, कई बार ये भी पूछ लेता है कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस किसने दी हैं, तो क्या बताओगे, जीन पियाजे ने। वो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसी को इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कहते हैं, क्योंकि इंटेलेक्ट मतलब थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, परसेप्शन, इमेजिनेशन, ये जितने भी काम दिमाग से हो रहे हैं वो सब बौद्धिक विकास का ही तो हिस्सा है। और पियाजे वाइगोत्स्की ने इसी टाइप ऑफ डेवलपमेंट की थियरीज दी हैं, जिसको हम PCSE कहते हैं ना। ये 4 मुख्य प्रकार हैं विकास के, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, यानी शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और सामवेगिक विकास। बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी, दर्द, समस्या वो तो बता दो, इलाज है हर चीज का। विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी संज्ञान के या मेंटल डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है, मानसिक विकास का या कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। क्रिएटिविटी, क्या दिमाग से जुड़ी हुई नहीं है क्रिएटिविटी, विचार नए नए कहां आते हैं, दिमाग में ही आते हैं ना, तो क्रिएटिविटी है भाई। थिंकिंग बिल्कुल है, टॉलरेंस हमें नहीं पता, इमेजिनेशन एकदम, अगर आप इमेजिन कहां से करते हैं, दिमाग से करते हैं, अभी बताया मैंने आपको, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन, मेमोरी, परसेप्शन, ये सारे काम कहां हो रहे हैं, दिमाग में ही तो हो रहे हैं। कुछ नया सोच पा रहे हैं, दिमाग से ही तो सोच रहे हैं। लेकिन ये जो टॉलरेंस है, ये जरूरी नहीं है कि हम कहें कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। ये आपका सोशल डेवलपमेंट का पार्ट हो सकता है, आपके इमोशनल एस्पेक्ट का पार्ट हो सकता है, कि आप कितने इमोशनली डेवलप्ड हैं, कितना आप सह सकते हैं, टॉलरेंस कितनी है ना। भाई नेचर है ना, महेंद्र सिंह धोनी का जो टेम्परामेंट है वो एकदम अलग होगा, विराट कोहली का एकदम अलग है, तो वो उसमें बहुत सारे पहलू होंगे। जरूरी नहीं है कि हम ये कह देंगे इनमें दिमाग ज्यादा है उनमें कम है, या ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट हो गया। ये नेचर का पार्ट है, नेचर एज एन आपका सोशियो इमोशनल एस्पेक्ट है। ये कॉग्निटिव या संज्ञान का इससे लेना देना नहीं है कि आपका टेम्परामेंट, कई तरह के लोग आपको मिल जाएंगे, बहुत जीनियस होते हुए बहुत शांत लोग भी मिल जाएंगे आपको, बहुत टॉलरेंट भी मिल जाएंगे, और बहुत जीनियस होते हुए बेचैन आत्मा भी मिल जाएंगे, है ना। डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क को आप देख सकते हैं, बढ़िया झगड़ते रहते हैं। तो ये सहनशीलता कोई इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है, ठीक। बहुत स्मार्ट होने के बावजूद आप बहुत खराब व्यक्ति हो सकते हैं, इनटॉलरेंट हो सकते हैं, है ना। बहुत ही आप ऐसे नेता आपको मिल जाएंगे जो बहुत पढ़े लिखे हैं और फिर भी धर्म जाति के नाम पे जो है बांटते रहते हैं लोगों को, या ऐसी बातें कहते हैं आपके कानों से खून निकल जाए, इतनी अजीब बातें कहते हैं, वो दूसरे धर्म को झेलना ही नहीं चाहते, इनटॉलरेंस इतनी ज्यादा है। तो हर तरह के लोग हैं, तो इसका संज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। कुल मिला के बात यह है कि ये आपके दिमाग के विकास से इसका कोई संबंध नहीं, ये सोशियो इमोशनल एस्पेक्ट में आ जाएगा, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट में आएगा अगर पूछा भी जाए तो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, द टेंडेंसी ऑफ फीलिंग ऑफ रिबेलियन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस, यानी विद्रोह की भावना या फीलिंग ऑफ रिबेलियन या फीलिंग ऑफ रिवोल्ट, ये जो टेंडेंसी है या ये जो भावना है, ये किस एक स्टेज से विकास की जुड़ी हुई है, डेवलपमेंट की किस स्टेज से जुड़ी हुई है। चाइल्डहुड, जिसको हम 2 से 12 वर्ष कह सकते हैं, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 लेटर चाइल्डहुड, इन्फेंसी जन्म से 2 वर्ष, प्री एडोलसेंस 12 से 16 वर्ष, मिडल एडोलसेंस 16 से 18। मिडल की जगह इसको आप लेटर भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर लेटर अलग से नहीं दिया होता तो आपको इसी से काम चलाना पड़ता है। तो इसका जवाब क्या है, थर्ड ऑप्शन जो है कई लोग दे रहे हैं, बट इसका जवाब जो है वो फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए, जिसको हम क्या कहेंगे, मध्य किशोरावस्था। 16 से 18 में तो इतना ज्यादा रिवोल्ट की भावना बच्चे में आने लगती है, वो कहता है मैं एक इंडिविजुअल हूं, क्या तुम्हारा समाज, क्या तुम्हारी बातें, है ना, मुझे मेरे हिसाब से जीना है, दुनिया बदल देंगे, है ना। फीलिंग ऑफ रिवोल्ट, घर वालों से बहुत कॉन्फ्लिक्ट होने लगते हैं, टीचर्स से बहुत लड़ाई झगड़े कई बार हो जाते हैं, तो विचारों का मतभेद बहुत ज्यादा है इस उम्र में, वो टेंडेंसी ऑफ रिवोल्ट है, विद्रोह की भावना। मध्य किशोरावस्था 16 से 18 में ये पीक पे है। वैसे पूछा जाए तो सिर्फ एक आंसर इसका हो सकता था एडोलेसेंस 12 से 18 वर्ष, लेकिन क्योंकि आपको 4 ऑप्शन अलग दे दिए गए, तो जब हम किशोरावस्था को 12 से 18 को बांटते हैं तो 12 से 16 को हम अर्ली या प्री एडोलेसेंस कहते हैं, और
जो लेटर एडोलेसेंस कहते हैं 16 से 18 को। मिडल तो आपको बीच में से ही निकालना होता है कि 12 से 16 लिख दिया, और अगर मिडल निकालना हो तो आप कह देंगे 14 से 16 कह देंगे। तो वो मिडल का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे ही चाइल्डहुड में भी है कि लेटर चाइल्डहुड और अर्ली चाइल्डहुड के बीच के कोई 3 साल निकाल लो तो वो मिडल में पहुंच जाता है कि 8 से 11, 6 से 8, इस तरह से। वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे, ठीक। तो ये मिडल एडोलेसेंस है। अगर एडोलेसेंस में भी बांट के देखना हो कि रिवोल्ट कहाँ है सबसे ज्यादा, तो यहाँ है। एनीवे, प्री एडोलेसेंस में आपके प्यूबर्टी हिट कर रही होती है, बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। चेंजेस तो यहाँ भी हैं, बट यहाँ वो और तेज हो जाएंगे मध्य किशोरावस्था में या लेटर में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7। देयर आर इंडिविजुअल वेरिएशंस इन द रेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट येट द सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इज फ्रॉम। यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस या व्यक्तिगत विभिन्नताएं होंगी गतिक विकास में या मोटर डेवलपमेंट में। क्या है मोटर डेवलपमेंट? दौड़ना, भागना, उछलना, कूदना, जितने भी काम शरीर से हो रहे हैं जिसमें गति शामिल है। मोटर, आप देखते हैं घर में मोटर चलाते हुए कई लोगों के यहाँ पानी वानी आता होगा, तो मोटर क्या कर रही है? गति कर रही है। तो ऐसे ही गति करने से संबंधित जो विकास का प्रकार है वो गतिक विकास या गत्यात्मक विकास या मोटर डेवलपमेंट कहलाता है। और ये किसके अंदर आएगा? गति करना किसका पार्ट है? फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट है, शारीरिक विकास का पार्ट है। और ये GF से आपको याद कराया हुआ है कि फिजिकल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है आपका मोटर डेवलपमेंट, यानी गत्यात्मक विकास, दौड़ना, भागना, उछलना, कूदना। और इसमें भी 2 दिशाएं हैं। GF, आपकी गर्लफ्रेंड की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स की। और ये किस दिशा में जाता है? ग्रॉस टू फाइन, GF, G से F की तरफ जाएगा, ठीक है ना। गर्ल के बाद फ्रेंड, तो GF कहां दिख रहा है आपको? जो मोटर डेवलपमेंट की दिशा है वो क्या होनी चाहिए? 74% लोग सही जवाब दे रहे हैं, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट से फाइन मोटर डेवलपमेंट की तरफ, या जनरल टू स्पेसिफिक भी आप इसको कह सकते हो। स्थूल गतिक कौशल से सूक्ष्म गतिक कौशल की ओर जो है दिशा इसकी होती है। ग्रॉस का मतलब है यहां पे बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल। चलना बच्चा पहले सीखेगा, दौड़ना बच्चा जो है पहले सीखेगा लिखना सीखने से। समझ लो बात को। तो ग्रॉस टू फाइन, पहले सामान्य गतिविधियां जो पूरे शरीर से हो रही हैं, चलना फिरना, चीजों को उठाना। लेकिन स्पेसिफिक क्या है? या फाइन मोटर स्किल्स, आपकी छोटी मसल्स का कोऑर्डिनेशन, बड़ी मांसपेशियों का कोऑर्डिनेशन। ग्रॉस यानी स्थूल गतिक कौशल, भारी या बड़ी मांसपेशियां, आर्म्स की, लेग्स की, वॉक करना, जंप करना, रनिंग करना, ये सब आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं। फाइन में क्या है? लिखना, सुई से कुछ सीना या सिलना बेसिकली, या सुई में धागा पिरोना, आपकी आंखों की और उंगलियों की मसल्स का हैंड आई कोऑर्डिनेशन जहां इन्वॉल्व है, या हैंड और आईज या फिंगर्स और आईज का जो कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है, बैलेंस है, वो इंक्लूडेड है। जैसे लिखने में, ड्राइंग में, पेंटिंग में, आईलाइनर लगाने में, ये सब क्या है? फाइन मोटर स्किल है। तो ये आईलाइनर लगाना आप बाद में सीखते हो, पहले तो आप चलना फिरना ही सीख लेते हो। लिखना बाद में सीखते हो, पहले वॉक करना सीख लेते हो। तो ग्रॉस टू फाइन जाता है। ड्राइंग, पेंटिंग सब आपका फाइन मोटर में आएगा, ठीक है। ये सेकेंड ऑप्शन हो गया इसका सही जवाब। बाकी कोई और सेंस बनाता ही नहीं। फाइन से ग्रॉस नहीं जाएगा, ग्रॉस टू फाइन जाएगा। GF तभी याद रखना है आपको। सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल जो है वो आपकी चलने फिरने वाली दिशाओं की बात वहां पे होगी, जो कि यहां बन नहीं रही है बात, ठीक है। हेड टू टो और सेंटर टू पेरिफेरी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। ड्यूरिंग अ टास्क यशिका इज टॉकिंग टू हर सेल्फ अबाउट वेज शी कैन प्रोसीड ऑन द टास्क। एक टास्क, एक काम करते हुए यशिका एक बच्ची है जो खुद से ही बातें कर रही है। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्कीज आइडिया ऑन लैंग्वेज एंड थॉट, यानी वाइगोत्स्की का जो विचार है भाषा और विचार पे, अगर उसके अनुसार जाएं तो दिस काइंड ऑफ प्राइवेट स्पीच इज अ साइन ऑफ व्हाट? भाई ये प्राइवेट स्पीच है क्योंकि बच्चा खुद से बात कर रहा है। सेल्फ टॉक, सेल्फ टॉक किसका पार्ट है? अगर वाइगोत्स्की की माने तो ये निज भाषा या निजी भाषा, ये प्राइवेट स्पीच कहते हैं इसको। वाइगोत्स्की 3 से 6 वर्ष में आती है ना। इसी को ईगो सेंट्रिक स्पीच प्याजे कह देते हैं। वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में इसको शामिल करेंगे, 2 से 7 वर्ष, ठीक। अब अगर आप देखेंगे तो ये कह रहे हैं बच्चा खुद से ही बात कर रहा है। तो अगर वाइगोत्स्की की माने तो ये खुद से बात करना, मान लो वो कोई सुई में धागा पिरो रहा है, कोई गेम खेल रहा है, अपनी गाड़ी का कोई पार्ट जोड़ रहा है, तो वो कह रहा है अरे बुद्धू ऐसे नहीं, ऐसे लगाते हैं, ये वाला कलर इसमें आएगा। तो ये खुद से बातें कर रहा है। कपड़े की तय करते हुए वो खुद से बातें कर रहा है। अपनी साइकिल को साफ करते हुए खुद से बातें कर रहा है, देखो कितनी गंदी हो गई है। खुद के एक्शंस को दिशा दे रहा है बेसिकली, ठीक। सेल्फ रेगुलेशन या सेल्फ डायरेक्शन कहेंगे हम इसको। ये हेल्पफुल है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में, उसके बौद्धिक विकास में। क्यों? क्योंकि वो खुद को दिशा दे रहा है, खुद से ही बातें करके। जब आप पेपर सॉल्व करने जाते हैं खुद से बातें करते हैं, अरे ये वाला नहीं ये वाला होगा, अरे हिमांशी ने ये बताया था, हमने तो ये पढ़ा था, खुद से बातें कर रहे हैं। कई बार टीचर आके एग्जामिनर आपको चुप कराता है, भाई क्या हो गया, किससे बातें कर रहे हो? तो आप कहोगे खुद से बातें कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं। कहना मत, चुपचाप से सुन लेना, नहीं तो कॉपी वॉपी छीन के भगा दिए जाओगे। पंगे नहीं लेने पेपर में एग्जामिनर से, है ना। वो कहा जाता है ना, पानी में रह के मगर से बैठ नहीं किया जाता, तो आप एग्जामिनर से पंगे नहीं लेने आपको। देखिए, सेल्फ रेगुलेशन यानी
स्वनियमन, सेल्फ डायरेक्शन, बच्ची खुद को ही डायरेक्शन दे रही है कोई एक्टिविटी करते हुए, जब वो खुद से बात कर रही है तो वाइगॉत्स्की कहेंगे वो खुद को डायरेक्ट कर रही है, सेल्फ रेगुलेट कर रही है, ये हेल्पफुल है उसके दिमाग के विकास में। वहीं ईगोसेंट्रिज्म पियाजे कहेंगे कि वो तो कॉग्निटिवली इमेच्योर है, इसलिए बोल बोल के बातें कर रही है, क्योंकि यहां व्यक्ति किसी और से बातें नहीं कर रहा, खुद से बातें कर रहा है बोल बोल के। समझ रहे हो बात को? ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, कोई कॉग्निटिव इमेच्योरिटी नहीं है ये। अगर कॉग्निटिव इमेच्योरिटी मानते भी तो पियाजे के अकॉर्डिंग मानी जाती, वैसे नहीं। एनीवे, तो सेल्फ रेगुलेशन या सेल्फ डायरेक्शन, बच्चा खुद को ही दिशा दे रहा है 3 से 6 वर्ष की उम्र में। क्वेश्चन नंबर 9, एक क्वेश्चन जरूर आता है इस पे प्राइवेट स्पीच पे हर बार। क्वेश्चंस या टॉपिक सारे वही इंक्लूडेड हैं जो पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहेंगे अनटिल अनलेस सिलेबस में कोई बहुत आमूल चूल परिवर्तन ना हो जाए, ऐसा एकदम रातों रात बदल दें, वो इस बार तो हो नहीं रहा बिल्कुल भी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, इफेक्टिव टीचिंग इंक्लूड्स, यानी ये जो आपके लास्ट के पेडागोजी इन लर्निंग एंड पेडागोजी जो 10 नंबर की यूनिट है सीटेट में, उसका सवाल है ना। एक भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए क्योंकि टॉपिक सारे ही ऐसे हैं जिनसे सवाल आते हैं। प्रभावशाली शिक्षण में समाहित है, यानी एक्टिव टीचिंग, बेहतरीन टीचिंग, जो प्रभावी शिक्षण है, उसमें क्या शामिल होगा? पहला है टेकिंग केयर ऑफ इमोशनल नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी बच्चों की सांवेगिक नीड्स का, उनके इमोशंस का, उनकी भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखना, यानी बच्चे कंफर्टेबल महसूस करें कि हाँ यार ये हमारा टीचर है, ये वाली मैम आती है तो बड़ा अच्छा लगता है पढ़ने में। क्यों? क्योंकि वो बच्चे के इमोशंस को इंक्लूड कर ले रही है, क्यों? उनके साथ अच्छा लगता है, किसी क्लास आपको अच्छी लगती है, क्यों? क्योंकि आप इंक्लूडेड फील कर रहे हो, कनेक्टेड फील कर रहे हो, आप इमोशनली सेफ फील कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि ये टीचर बेइज्जती कर देगा 4 बच्चों में, है ना, या कुछ भी कह देगा। तो आपको क्यों पसंद है? क्योंकि इमोशनली सेफ महसूस कर रहे हैं आप, इमोशनल नीड्स आपकी केटर हो रही है बच्चे की, ठीक है। अडेप्टिंग करिकुलम एंड असेसमेंट्स टू द स्टूडेंट्स नीड्स, यानी वो टीचर जो करिकुलम और आकलन, यानी पढ़ाने के तरीके, एक्टिविटीज और टेस्ट करने के तरीके में भी चेंज लाए बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग, उनकी एज के अकॉर्डिंग। अलग अलग बच्चे से अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है। एक बच्चा जब आपको पता है कि ये बोल के बहुत अच्छा सुना सकता है तो आप उससे ओरल टेस्ट ले लेंगे। एक बच्चा हो सकता है जिसको डिसलेक्सिया हो, उससे अलग तरीके से आप टेस्ट ले लेंगे, या उसको पढ़ाने के तरीके कई डिफरेंट हो सकते हैं। तो अलग अलग बच्चों के लिए आप अडेप्ट कर रहे हैं, मेथड चेंज कर ले रहे हैं। फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग फॉर पीयर इंटरेक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बेहतरीन चीज है पूरे टीचिंग सिस्टम में। अगर आप इसको पॉजिटिव टर्म में देखना चाहें तो ये बेस्ट टर्म है कि लचीलापन होना चाहिए आपके मेथड्स में, पीयर इंटरेक्शन में। जो ग्रुप कर रहे हैं तो आप फ्लेक्सिबिलिटी, अगर 4 बच्चे हैं एक दूसरे के साथ नहीं चाह रहे, दूसरे ग्रुप में जाना चाह रहे हैं, कर दो। एम्प्लॉइंग रिजिड क्लासरूम, ये वर्ड ही अपने आप में बहुत नेगेटिव है। ये फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी ऐसे टर्म है जो 99% केस में आंख बंद करके काम कर जाते हैं। नहीं तो ये जो कीवर्ड वाला गेम है वो उल्टा पड़ जाता है कई बार। लेकिन रिजिड नेगेटिव ही मानेंगे हम इसको, अगर नॉट ना लिखा हो पहले तो। एम्प्लॉइंग रिजिड क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, अगर आप एक ही तरीके से क्लासरूम को मैनेज करेंगे डंडा लेके या वॉट एवर जो भी वे है, तो वो तरीका सही नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सही हैं, जो कि सेकंड ऑप्शन आप लोग 85% लोग जवाब दे भी रहे हैं। जिसमें ज्यादातर लोग सही जवाब देंगे उसको मैं थोड़ा जल्दी में डिस्कस करके निकल जाऊंगी आगे से, यहाँ पे आंसर देख करके। जिसमें आप लोग फंस रहे हैं वो जो है आपका ज्यादा डिस्कस करेंगे उसको। देखो, रिजिड नहीं होना चाहिए, एक ही मेथड या एक ही कठोर कक्षा नियंत्रण नहीं कि बस एक ही तरीका अपनाएंगे दूसरा तरीका देखेंगे ही नहीं। दैट इज नॉट द राइट वे। राहुल फोन मत चलाओ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, which is the most effective strategy to encourage conceptual development in children। अभी हमने वो पढ़ा था ना कि फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट से संबंधित या सोशल रियलिटी से संबंधित जो कॉन्सेप्ट हैं वो कहां बनते हैं? तो दिमाग में बनते हैं। अब सीधा सीधा पूछ लिया है आपसे कि बच्चों में संप्रत्यात्मक विकास जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आता है या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के अंदर आता है या मेंटल डेवलपमेंट के अंदर आता है, विच इज द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू एनकरेज कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। बच्चों में आपको उनके कॉन्सेप्ट्स के डेवलपमेंट को बेहतर कराना है कि उनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से विकसित हों, है ना। इसके लिए क्या करना होगा? पहला है कि पनिशिंग स्टूडेंट्स टिल दे मेक द रिक्वायर्ड चेंजेस। बच्चों को दंड देते रहो जब तक वो चेंज ना हो जाए। तो पनिशमेंट देना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। बच्चों को मुर्गा मुर्गी आंखें दिखाना अलाउड नहीं है। ये लीगली आप पे एक्शन हो सकता है ना। टीचर्स हैं अभी भी जो ये करते हैं, बट ये लीगली अलाउड नहीं है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इस बात को बिल्कुल कंडेम करता है। कॉर्पोरल पनिशमेंट, बच्चों को मुर्गा मुर्गी बनाना, आंखें दिखाना, ये सब अलाउड नहीं है। तो आप पनिश करके कोई भी कॉन्सेप्चुअल चेंज या कोई भी अच्छा काम पनिशमेंट से तो नहीं होने वाला। वो बात अलग है, हमारा नेचर ऐसा बन गया है कि जब हम मतलब वो कहानी अलग है, लेकिन बच्चों को आपको ऐसे बड़ा नहीं करना है या उनको डेवलप ऐसे नहीं करना है। नहीं तो आप देखेंगे कि पनिशमेंट बहुत इफेक्टिव शामिल होती, तरीका कई बार प्रभावी तरीका शामिल हो जाता बन जाता है कि वो व्यक्ति जो इंडिया में ऐसे लिटा लिटा के रेड लाइट जंप करते हुए भागता हुआ रहता है, वही व्यक्ति दुबई में या सऊदी अरेबिया में जाकर के बहुत तमीज से जो है अपने व्हीकल चला रहा है और बहुत तमीज से सारे रूल्स फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहां के लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो पनिशमेंट का डर काम तो करा देता है,
चालान लगने लग जाए स्ट्रिक्टली, सब घर से हेलमेट लगा के निकलना शुरू कर देते हैं। जहां चालान नहीं है, छोटे शहरों में आप देख लो, बहुत सारे लोग अभी भी आपको बिना हेलमेट के देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो अगर आप देखेंगे यहां, तो वो एक बात है, क्योंकि वो हमने ऐसे ही बड़ा ही ऐसे कर दिया सबको। पूरा जो डेवलपमेंट की कहानी है, वहां माहौल ही ऐसा, कल्चर ही ऐसा बन गया कि पनिशमेंट के डर से लोग कुछ करते हैं। लेकिन आइडियली ये होना नहीं चाहिए। अगर आप बच्चों को ठीक से विकसित कर रहे हैं, सही माहौल दे रहे हैं, तो पनिशमेंट की उसमें कोई जगह नहीं है। स्पेशली कॉन्सेप्ट्स का निर्माण या कुछ भी अच्छा पनिशमेंट के माध्यम से नहीं आएगा, ये मान के चलना है। एज अ टीचर आपको पनिशमेंट से दूर रहना है। गेटिंग चिल्ड्रन टू फॉरगेट ओल्ड कॉन्सेप्ट्स एंड लर्न न्यू वंस बाय रोट मेमोराइजेशन। रटंत विद्या चलंत नाही, रट्टा लगा के कुछ भी याद नहीं करवाना है। मीनिंगफुल लर्निंग यानी अर्थपूर्ण अधिगम बच्चे को एक्टिविटी करके सिखवाना है, तो ये भी हट जाता है। सी ऑप्शन, जो कि आप लोग 86% लोग दे भी रहे हैं जवाब, गिव अ वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स एंड एनकरेज स्टूडेंट्स टू यूज रीजनिंग। बच्चा जहां एक्टिव है वो ऑप्शन बेस्ट है, और बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव यही लग रहा है। अभी फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ेंगे। फोर्थ ऑप्शन क्या है? रिवॉर्डिंग स्टूडेंट्स ईच टाइम दे मेक अ कॉन्सेप्चुअल चेंज इन देयर स्कीमा। अगर वो अपने दिमाग में, स्कीमा मतलब जो उनका मेंटल स्ट्रक्चर है ना, जो उनकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है। प्याजे ने इस वर्ड को यूज किया, बनाया तो मतलब इसको दिया तो अलग कहानी है, वो आपके जेरोम ब्रूनर ने था, बट प्याजे की थियरी में ये खूब यूज होता है। तो रिवॉर्ड करते रहना। अगर हर बात पे आप एक रिवॉर्ड देते रहोगे, ले बेटा टॉफी, एक सवाल सही कर दिया, ले बेटा टॉफी, बेटा के लिए टॉफी ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी, वो कॉन्सेप्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। दूसरी बात, एक समय ऐसा आएगा जब वो कहेगा बहुत टॉफी खा लिया, मुझे टॉफी चाहिए ही नहीं, जाओ बैंड बजाओ, तो आप क्या करेंगे? तो हर चीज में अगर रिवॉर्ड पनिशमेंट का ही हम यूज करते रहेंगे तो वो बहुत अच्छा तरीका नहीं है। कई बार शुरुआत कराने के लिए किसी चीज की रिवॉर्ड एक तरीका हो सकता है कि आप अपना रहे हो, बट इट इज नॉट द लॉन्ग लास्टिंग वे ऑफ लर्निंग एनीथिंग और टू मोटिवेट स्टूडेंट्स। वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होनी चाहिए, आंतरिक अभिप्रेरणा होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इनाम दे करके या पनिशमेंट दे करके या रट्टा लगवा करके, नहीं। बच्चा जहां एक्टिव है वो ऑप्शन बेस्ट है, और बच्चा एक्टिव है थर्ड ऑप्शन में कि आप उदाहरण दीजिए बच्चे को, और गैर उदाहरण, नॉन एग्जाम्पल। भाई एग्जाम्पल क्या है? इससे क्लैरिटी मिलती है। आपने बताया ये बर्ड्स के उदाहरण हैं, यानी पक्षियों के उदाहरण में आपने बताया तोता, मैना, कबूतर, फलाना, ये सब गौरैया, ये सब क्या है? बर्ड्स हैं। आपने नॉन एग्जाम्पल में बताया देखो ये हेलीकॉप्टर जा रहा है उड़ते हुए, लेकिन ये बर्ड नहीं है। तो गैर उदाहरण जो है वो इनडायरेक्टली क्लैरिटी ला रहा है उस कॉन्सेप्ट में। तो ये एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल दोनों देना जरूरी होता है क्लैरिटी के लिए। और बच्चों से डिस्कशन अगर आप करा रहे हैं, रीजनिंग, तर्क का अगर वो यूज कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट उनके बेहतर होंगे। कि चर्चा कर रहे हैं, जब हम प्याजे के क्वेश्चन पे चर्चा कर रहे हैं, भाई ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है ये, ना कि सोशल डेवलपमेंट जो हम शुरुआत में क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। या सारे ही क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं? डिस्कशन ही तो कर रहे हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट बेहतर हो। तो आप भी एक्टिव, मैं भी एक्टिव, तो टीचर स्टूडेंट जहां एक्टिव, बेहतरीन लर्निंग, चाइल्ड सेंटर्ड। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे।